हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो कल के क्वेश्चन हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना को सर्वप्रथम कहां पर लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली जैसे जनवरी, फरवरी या फिर मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया? हमारे देश भारत ने। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? तो एस्टोनिया ने जो है दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस है ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम घोष का हाल ही में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो ये बन गया है सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि भजा पच्ची वचल का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने। और दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये एक मराठी पुस्तक है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां खोला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। कानपुर में आधुनिक इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना के तहत निर्माणाधीन पालिका स्टेडियम का निर्माण सितंबर से 4 महीने पहले यानी 30 मई को पूरा हो जाएगा। जून से पहले सप्ताह में स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। पालिका स्टेडियम प्रदेश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। स्टेडियम में ओलंपिक खेलों के 28 इंडोर खेलों में 22 का आयोजन एवं प्रैक्टिस की जा सकेगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कानपुर है यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये स्थापित किया गया। कहाँ पर? ध्यान रखना है, कानपुर में। और इसका दोस्तों जो निर्माण कार्य है वो 30 मई को पूरा हो जाएगा और जून के पहले सप्ताह में इस स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सकेगा और ओलंपिक खेलों के 28 खेलों में से जो है 22 जो इंडोर गेम्स हैं उनका यहाँ पर प्रैक्टिस की जा सकेगी। तो ध्यान रखना है, प्रदेश का सबसे बड़ा वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर है? तो ये कानपुर में जो है स्थापित किया गया है। दोस्तों, कानपुर से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे
कानपुर है, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, 1857 के विद्रोह में किसने किया था, नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब ने जो है कानपुर से नेतृत्व किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि जो कानपुर है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो ये आपका कानपुर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। ठीक है, इसके साथ ही आपको कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ODOP क्या है, चमड़ा उत्पाद। ठीक है, चमड़ा उत्पाद जो है कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कानपुर से संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली बात तो ये, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, यहाँ पर आप नाम ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कानपुर से कि इन्होंने जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1925 में जो है इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सरोजिनी नायडू है 1925 में कानपुर। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कानपुर से रिलेटेड, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पहली बार 9 ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं पहली बार आगरा जिले की 9 ग्राम पंचायतों में विकसित की जा रही हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 साल में 70% कार्य हो चुका है। 100% कार्य पूर्ण होते ही गांव स्वर्जित आय से अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वयं के संसाधनों से ही भविष्य की नई इबारत लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आगरा शहर है यहाँ पर 9 ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर जो है काम किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसा पहला है राज्य में कि एक जिला है जहाँ पर 9 ग्राम पंचायतों को जो है आदर्श बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कौन सा जिला है, आगरा। और यहाँ पर जो है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क, पानी, बिजली जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके ऊपर जो है काम किया जा रहा है। और इसी के ऊपर जो पायलट प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर चलाया जा रहा है और 2 साल में 70% जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि ऐसा प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर 9 ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन है, आगरा सीमा में बहने वाली उटांगन नदी किस राज्य से निकलती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अरावली की पहाड़ियों से निकलकर आगरा के 5 ब्लॉक में बहते हुए यमुना में गिरने वाली जो उटांगन नदी है अब 50 गांव में खेतों व पशुओं की प्यास बुझाएगी। आगरा सीमा में करीब 45 किलोमीटर लंबी नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा और 500 मीटर पर 110 मिट्टी के बांध बनाकर पानी को रोका जाएगा। नदी का जो सर्वे है वो पूरा किया जा चुका है। दोस्तों ये जो नदी है ये राजस्थान के करौली जिले से निकलती है और 288 किलोमीटर लंबी है। यह करीब 45 किलोमीटर आगरा में बहती है और साल के 10 महीने नदी सूखी रहती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो उटांगन नदी है ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान के करौली जिले से ये निकलती है। 288 किलोमीटर ये लंबी है और 45 किलोमीटर जो है ये आगरा में बहती है। तो अब जो है क्या होगा कि आगरा सीमा में जो 45 किलोमीटर लंबी नदी बहती है उसका पुनरुद्धार किया जाएगा और 500 मीटर की दूरी पर जो है 110 मिट्टी के बांध बनाए जाएंगे और पानी को रोका जाएगा। और इससे क्या होगा, तो इससे जो लगभग 50 गांव हैं उनमें से जो खेत हैं उनमें पानी की सुविधा होगी और जो पशु हैं उन्हें भी जो है पानी की यहाँ पर सुविधा कराई जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आगरा में ये कौन सी नदी है जिस पर पुनरुद्धार किया जाएगा और मिट्टी के बांध जो है आदि बनाए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है उटांगन नदी, और ये निकलती कहाँ से ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के करौली जिले से।
दोस्तों आगरा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो हमने आपको कल या परसों बताया था कि देश में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का जो है उपयोग कहां पर किया गया, कौन किस शहर में किया गया, तो ये आपका आगरा है, जहां पर देश में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अफ्रीकी महाद्वीप के केंद्र में एक लैंडलॉक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी मध्य अफ्रीकन गणराज्य जो है ये बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। वित्त और बजट मंत्रालय और डिजिटल अर्थव्यवस्था, डाक सेवाओं और दूरसंचार मंत्रालय ने एक संयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में बिटकॉइन को स्वीकार्य मुद्रा के रूप में मान्यता देता है। नेशनल असेंबली का मानना है कि नया बिटकॉइन कानून मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आर्थिक सुधार में मदद करेगा। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है कि अफ्रीकी देश जो है सब पहला कौन सा बन गया है बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला। तो कौन सा बना है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी मध्य अफ्रीकन गणराज्य जो है ये पहला देश बन गया है। अब दोस्तों बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा होती है। दोस्तों जिस तरह से हमें यूज में लाते हैं रुपए, रुपए क्या है? ये एक फिजिकली मुद्रा है, इसे हम हाथ में ले सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को देना है तो हाथ में दे सकते हैं। लेकिन जो बिटकॉइन होती है ये एक डिजिटल मुद्रा होती है, इसका जो लेन देन है वो भी डिजिटली कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से किया जाता है। और दोस्तों जो बिटकॉइन है इसे हम ना तो हाथ में ले सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिजिकली रूप नहीं होता है। ठीक है, ये एक डिजिटल मुद्रा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बिटकॉइन है ये जो है अफ्रीकी देश ऐसा कौन सा बन गया है जिसने कानूनी दर्जा दिया है बिटकॉइन को, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, एम विजयन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों जो एम विजयन है ये एक जीव वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। भारत देश में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले जीव वैज्ञानिक एम विजयन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। विजयन ने भारत में मैक्रोमोलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में सहायक थे। सन 1941 में त्रिशूर के चेरपू में जन्मे प्रोफेसर विजयन ने केरल वर्मा कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों इन्हें जो है कई सारे अवार्ड भी दिए गए, तो इन्हें पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिले। प्रोफेसर विजयन 2007 से 2010 तक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष थे। तो इनका नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में जो एम विजयन है इनका निधन हुआ। ये थे कौन? तो ये एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये दोस्तों चर्चा में क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है भारत देश में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखी। ठीक है, उनका नाम जो है इसलिए चर्चा में रहता है। और दोस्तों इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे थे 2007 से लेकर के 2010 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ना सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है एम विजयन का हाल ही में निधन हुआ 80 वर्ष की उम्र में। ये एक जीव वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिडनी विश्वविद्यालय ने। टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में सिडनी जो विश्वविद्यालय है इसने शीर्ष स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग में 110 देशों या क्षेत्रों के 1524 विश्वविद्यालयों की 18 तालिकाओं में संयुक्त राष्ट्र एसडीजी की दिशा में काम कर रही है। वहीं इस रैंकिंग में दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम। ये जो है 41वां स्थान इसने प्राप्त किया और दक्षिण एशिया में शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। भारत देश में कम से कम 64 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हैं, जिससे भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। 8 भारतीय विश्वविद्यालयों ने विश्व स्तर पर शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में जो है कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिडनी विश्वविद्यालय। और वहीं अगर ये पूछा जाए कि टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में भारत में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, तो वो रहा है अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम, जिसकी ग्लोबल स्तर पर रैंकिंग देखी जाए तो वो 41 रही है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक।
भारत की स्टार शटलर खिलाड़ी जो पीवी सिंधु हैं, इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची के द्वारा शिकस्त होने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। 1 घंटे 6 मिनट तक चले मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी सिंधु को 21, 13, 19, 21 और 16, 21 से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में जो पीवी सिंधु हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और दोस्तों इन्हें जो है किसने हरा दिया है, तो जापान की खिलाड़ी है अकाने यामागुची, इन्होंने जो है पीवी सिंधु को हरा दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु से संबंधित कौन सा पदक, कांस्य पदक, और किस प्रतियोगिता में, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है, ए.के. भादुड़ी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों जो ए.के. भादुड़ी हैं, ये एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और इमेज में देख सकते हैं ये थे ए.के. भादुड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक अरुण कुमार भादुड़ी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 63 वर्षीय भादुड़ी, यहां पर क्या होगा, भादुड़ी, 63 वर्षीय भादुड़ी ने कलपक्कम में जुलाई 2016 से अगस्त 2021 तक निर्देशक के रूप में कार्य किया था। इनका जन्म 28 अगस्त 1959 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों जो ए.के. भादुड़ी हैं, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी के लिए 1983 में भाभा परमाणु शोध संस्थान के प्रशिक्षण स्कूल में ये शामिल हुए थे, और उन्हें उस बैच में टॉप करने के लिए होमी भाभा मेडल मिला था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी जो है काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अरुण कुमार भादुड़ी। अगर पूछा जाए कि ये कौन थे, तो ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे। और दोस्तों इन्होंने जो है पीएचडी की थी 1983 में, कहाँ से, भाभा परमाणु शोध संस्थान से, और वहां पर उन्होंने जो है टॉप किया था, जिसके लिए उन्हें होमी भाभा मेडल दिया गया था। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहां पर हुआ, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1959 को। अगला क्वेश्चन है, किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवदत्त चक्रवर्ती को। देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती द्वारा कश्मीर राज्य में तंदूर पर कबाब बनाते एक दुकानदार की तस्वीर की वजह से उन्हें पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर इमेज में देखिए, ये यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर में जो है कबाब बनाते हुए फोटो जिनकी है वो वायरल हुई, और इसी वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ली गई थी। देवदत्त चक्रवर्ती ने इस तस्वीर को एक अलग कबाबियाना नाम दिया है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो देवदत्त चक्रवर्ती को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 1 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि मई दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस, ये तीनों एक ही नाम है। श्रम के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देना है। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है या मजदूर दिवस है, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1889 को यूरोप में सोशलिस्ट पार्टियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है घोषित किए जाने के बाद मई दिवस ये पहली बार 1 मई 1890 को मनाया गया था। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में ये कब मनाया गया, तो भारत में पहला मजदूर दिवस जो है ये 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है।
इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1889 को, और पहली बार ये कब मनाया गया, तो 1 मई 1890 को। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो ये 1 मई 1923 को भारत में मनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक स्टोरी ध्यान रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है इसकी शुरुआत हुई क्यों। दरअसल दोस्तों अमेरिका में 1 मई 1886 को एक घटना हुई। क्या हुआ, 1 मई 1886 को दोस्तों क्या हुआ कि जो अमेरिका में मजदूर थे उन्होंने दोस्तों हड़ताल कर दी। हड़ताल उन्होंने क्यों की, बात ये थी कि जो मजदूर थे वहाँ पर उन्हें 13 घंटे या 14 घंटे या 15 घंटे या उससे भी अधिक जो है काम कराया जाता था। तो ऐसे में जो मजदूर थे उनकी मांग ये थी कि उनसे जो है अधिकतम 8 घंटे काम लिया जाए, यानी जो 8 घंटे का समय है ये निर्धारित किया जाए कि मजदूरों से 8 घंटे काम कराया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये जो इनका प्रदर्शन है वो चल रहा था, और इसी दौरान क्या हुआ कि एक जगह है शिकागो में, हे मार्केट, यहाँ पर एक बड़ा बम धमाका हो गया। अब ये जो बम धमाका है वो किसान या मजदूरों ने तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी जो पुलिस थी उसने मजदूरों पर फायरिंग शुरू कर दी, और ऐसे में जो कई मजदूर हैं उनकी जो है मौत हो गई। और इसके बाद दोस्तों जो प्रदर्शन था वो और उग्र हो गया, और इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक हुई, और उसमें ये घोषणा की गई कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा, और इस दिन सभी मजदूरों को जो है अवकाश भी दिया जाएगा। और तभी से 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। तो ऐसा मानना है कि अगर देखा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है इसकी जो मेन वजह है, यानी ये कब से वास्तव में देखा जाए कि मनाया जाना शुरू हुआ, तो इसकी जो मेन वजह है वो 1 मई 1886 की घटना थी। 1 मई 1886 को ही आधार बना करके जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस शुरू हुआ, और फिर पहली बार जो है 1 मई 1890 को ये मनाया गया था। तो दोस्तों ये थे 3 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किस शहर में किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, आगरा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ई पेंशन सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है पंजाब। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर वास्तव में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करें, साथ ही इसे शेयर भी करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।